नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। चक्रव्यूह का 7वां द्वार है और इसको पार करने की कोशिश हर कोई कर रहा है। इसी कड़ी में आपको सीधा आजमगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने उस समय बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। बेटी और बेटे में भेद न हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपए का एक पैकेज बेटी के नाम पे किया। और भाइयों बहनों, 11 लाख बेटियों को वर्तमान में इस सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर मिल रहा है। 11 लाख बेटियों को हमने तय किया है 15,000 की राशि को बढ़ाकर। तो प्रचंड प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी कड़ी में लगातार दिग्गज प्रचार करने में लगे हुए हैं। और अब रुक करते खबर का, जो काशी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ है। उन्होंने कहा कि हम चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। ये दशक पूरी दुनिया के लिए संकट लेकर आया है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, अब काशी में कैंसर का इलाज होता है। बुनकरों की हालत सुधर रही है। सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है। ये सभी बड़ी बातें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार काम को लेकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाई भतीजावाद से मुक्ति चाहिए और इस चुनाव में मेरी ये अंतिम सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में संबोधन के दौरान ये बड़ी बातें सामने आई हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि यूपी में दशकों से ऐसा चुनाव यूपी ने नहीं देखा है और इसी खजूरी से विजय का डंका बजा था। संकट में हम सभी एक हो जाते हैं। यूक्रेन मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये सभी बड़ी बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में अपने संबोधन के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि जनता का कहना है कि आएंगे तो योगी ही। घोर परिवारवादियों को जनता अब नकार चुकी है। बहन बेटियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गरीब के घर चूल्हा जलाने का जिम्मा हमारा है। जी हां, ये सभी बड़ी बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान की गई हैं। तो बुनकरों की हालत सुधर रही है और साथ ही साथ हम विकास कर रहे हैं। अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सामने आया है, जहां पर कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर 7वें द्वार को पार करने के लिए, चक्रव्यूह को भेदने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना, जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब। समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं चक्रव्यूह के 7वें द्वार की। जी हां, क्योंकि 7 मार्च को अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है और आखिरी चरण है, बेहद महाभीषण है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दिग्गजों ने प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है, जो कि आज शाम तक ही रहेगा। आज शाम से प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी और इसी 7वें द्वार को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा वाराणसी से लाइव जुड़ चुकी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर वाराणसी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनाली, वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री ने डेरा डाला हुआ है, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। जनता से जितने ग्राउंड लेवल पर जुड़ा जा सकता है वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। वो पान की दुकान पर भी जाते हैं, वो चाय के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के साथ चाय की चुस्की भी लेते हैं। क्या लगता है, क्या कामयाब हो पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को साधने में?
जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2 दिन से वाराणसी में है। आपको बता दें कि भाजपा को यहाँ पे मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री बनारस में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के भी जो समर्थक है वो बनारस में बहुत दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए सपा भी मैदान में उतर चुकी है। और रही बात प्रधानमंत्री की, उनकी आज भी जनसभा खजूरी गांव में है, और कल वो अपने रोड शो के दौरान ही वो चाय की चुस्की भी लिए, बनारस के पान भी खाया, लोगों से जनसंपर्क भी किया, और ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि लोगों के बीच जाके जनसंपर्क करने का उनका जो इरादा था लोगों को अपनी ओर खींचने का ही था। बिल्कुल, लोगों को अपनी ओर खींचने का ही मुद्दा जो है वो है, और लोगों को अपने साथ जोड़ने की ही सबसे बड़ी बात, क्योंकि चुनाव में लोगों का साथ ही आपको सत्ता के द्वार तक पहुंचाता है। लेकिन सोनाली, सवाल यही कि क्या इसमें कामयाब हो पा रहे हैं? क्या जो जनता है वाराणसी की वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उसने इसके पहले के चुनावों में जीत दिलाई थी, क्या उसी आंकड़ों के साथ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर आपको सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है, या फिर अन्य पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं उनका दबदबा नजर आता है? आपको बता दें कि कल की जिस तरह से रोड शो था उसमें तो हजारों के समर्थक थे रोड शो में, पर अखिलेश यादव का भी कल रोड शो था 8 बजे से। जी आपको बता दें कि उसमें भी जो समर्थक थे बहुत ही काफी संख्या में आए थे। तो हम कह सकते हैं कि काशी की जनता दोनों को ही सपोर्ट कर रही है, मोदी जी को, और मोदी की भाजपा को भी और सपा को भी। ठीक है, यानी काशी की जनता का साथ किसको मिलता है ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सोनाली, क्योंकि हमने देखा है भले ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अभी काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी को राजनीतिक राजधानी के रूप में अगर हम कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा। इस पर भी आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो 7वें द्वार के चक्रव्यूह के कैसे इसको भेदा जाएगा, लगातार हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी जो पार्टियों के दिग्गज हैं वो कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में हम देख रहे हैं लगातार दिग्गजों का डेरा जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है, और इसी कड़ी में आज हमने दिखाया जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए। सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, हमारी संवाददाता है वाराणसी से, उनसे जानते हैं। सोनाली, हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी से जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता ऐसा कह रही है कि आएंगे तो योगी ही। क्या वाकई में वाराणसी की जनता ऐसा कहती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, बेहतर समझ पा रही हैं? जी आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब लोगों को, दिग्गजों का यहाँ बनारस आना है और काशी विश्वनाथ जाकर दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ की जनता की बात की जाए तो जनता मोदी में भी है यहाँ पर, और इस बार जो युवा है वो अखिलेश सपोर्टर्स ज्यादा है। ये कह सकते हैं कि बनारस में अगर टक्कर देखी जाए तो सपा और भाजपा की नजर आ रही है। ठीक है, यानी मुख्य मुकाबला आपको काशी में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम सोनाली बात करें, इस बार मुकाबला इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं, क्योंकि जिस तरह से दिग्गजों की साख इस बार वहां पर दांव पर लगी हुई है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अपने बेटे को खुद एक सीट से उतार दिया है। तो ऐसे में क्या थोड़ा सा मुकाबला आपको लग रहा है कि कड़ा हो गया है, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज लगातार काशी पहुंच रहे हैं? ये आपको बता दें कि इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कई सारे विधानसभा और सीट से जो यहाँ पे विधायक बने हुए वो अपनी अपनी जगहों पे उन्होंने क्षेत्रों में काम नहीं किया हुआ है, जिस वजह से क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस बार वो सरकार बदलना चाहती है, लोग वहां से किसी और को मौका देने चाहते हैं, और क्योंकि वहां पे विकास हो, इस विकास के लिए।
बिल्कुल, यानी विकास जो है वो काशी की जनता चाहती है। लेकिन सोनाली, लगातार हम देख रहे हैं काशी से प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रेम है वो अपार प्रेम है। वो खुद को मां गंगा का पुत्र कहते हैं और कहते हैं कि मैं यहां आता नहीं बल्कि मां गंगा मुझे बुलाती हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि क्या मां गंगा उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दे रही हैं? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि विकास की जो राजनीति है वो वहां पर ठीक तरह से नहीं हो पाई है। भले ही बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, लेकिन जो मूल विकास की जो जरूरतें होती है जनता की, क्या उनको लेकर काम किया गया है पार्टी के जो विधायक हैं उनकी ओर से? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और रही बात उनकी तरफ से, तो उनकी जो योजनाएं हैं वो यहाँ के लोग तो उनका लाभ ले रहे हैं, पर जो यहाँ के विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, उनकी तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ना वो जनसंपर्क कर पा रहे हैं, ना लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता उनसे खफा नजर आ रही है। और इस बार वो अन्य विधायक बनाने का पूरे मूड में है। ठीक है, यानी पूरी तरह से जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर अपनी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि जनता को आखिर किसका काम जो है वो पसंद आ रहा है। लेकिन सोनाली, क्योंकि बनारस अगर शहर की बात कर ले तो बेहद खास है, इसका अंदाज निराला है। लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कई चीजें जो हैं वहां पर देखने को मिलती हैं, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। कौन से प्रत्याशी जिनके बीच में कड़ा मुकाबला आपको लग रहा है? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या कुछ खास है, बताइए आप विस्तार से। जी, आपको बता दें कि शहर दक्षिणी की बात की जाए तो वहां से कैबिनेट मिनिस्टर नीलकंठ तिवारी वहां से उठ रहे हैं, और सपा से किशन दीक्षित भी है। उनका दोनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये वह एरिया है जो बासपाटक का एरिया, जहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम है। जी, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की जगह पे, जहाँ इतनी अच्छी व्यापारियों के लिए जो बहुत अच्छा गढ़ है, वहां पे किशन दीक्षित जो है वहां से उठ रहे हैं सपा से, और लोगों के समर्थक उनके पास है। और नीलकंठ तिवारी के लिए लोगों का कहना है कि वो हमारे लिए कोई कार्य नहीं किए हैं और ना वो हमसे आगे बातचीत करते हैं, इसलिए उनको इस बार उनको समर्थक नहीं करेंगे। और रही बात शिवपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ अनिल राजभर जो कैबिनेट मिनिस्टर है भाजपा के, वो वहां से इस बार उनको टिकट दिया गया है। और दूसरी तरफ उनके खुद सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वहां पे उतर रहे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अनिल राजभर जो है उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो वोट दिए भी हैं उनको तो सिर्फ भाजपा के नाम पे ही देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने कहा ना कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे का सीट से उतरना, क्योंकि अगर इस सीट की बात की जाए तो राजभर मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बेहद ज्यादा बताई जाती है सोनाली, और इसी के चलते अब यहाँ पर सवाल ही खड़ा हो जाता है कि आखिर इतनी कड़ी टक्कर में कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं चक्रव्यूह के 7वें द्वार की, क्योंकि इसी को पार करने की कोशिश अब लगातार जो पार्टी प्रत्याशी हैं, जो दिग्गज हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए सोनाली हमारे साथ में वाराणसी से लगातार बनी हुई है। विस्तार से हमें बता रही कि आखिर कौन सी सीट पर किस तरह के समीकरण उनको बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाली, अगर बात करें, कई जगहों पर हमने देखा है, अभी आप नाम ले रही थी श्री कृष्ण का, महंत है, समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा है, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर समीकरणों को बनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, क्योंकि महंतों का साथ अगर मिल जाता है तो ऐसे में बड़ी कामयाबी हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। जी, बेशक ये कह सकते हैं, क्योंकि एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे उस क्षेत्र से लोगों को किशन दीक्षित जी को बहुत सपोर्ट है, और वो नीलकंठ तिवारी को इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हैं। क्षेत्रीय लोगों से हमने बात किया तो वो पूरी सपोर्ट में है किशन दीक्षित जी के।
ठीक है, यानी जनता जो है वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर उसको किसको जताना है। लेकिन सोनाली, एक अहम बात आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर काशी की बात होती है, बनारस की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ लिया जाता है। अगर हम काशी कॉरिडोर को हटा दें, मंदिर के जो दिव्यीकरण वहां का हुआ है उसको हटा दें, तो क्या वाकई में जो क्षेत्रीय विकास जिसको हम कहते हैं, क्या वो वहां पर जो विधायक है, सिटिंग विधायक, उनकी ओर से इस बार किया गया है? क्या जनता उन मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी वोट डालते वक्त? जी, आपको बता दें कि यहाँ की जनता से भी हमने बात किया था, तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो क्षेत्रीय काम हुआ या क्षेत्र कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो किसी सरकार, दूसरी सरकार को मौका देना चाहती है। सिर्फ जो योजनाएं भाजपा की तरफ से आई हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से जो योजनाएं, बस उनका ही लाभ उन्हें मिल पाया है। जैसे राशन का हो गया उन्हें 2 महीने का, ये सारी चीजें उन्हें बस लाभ उनका मिल पाया है। बाकी जो क्षेत्रीय कार्य होता है वो उनसे अभी भी उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। ठीक है, यानी पूरी तरह से लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है और इसी के चलते लोग कहीं ना कहीं जो है वो अब स्पष्ट हो चुके हैं, अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं कि आखिर इस बार उनको चुनाव में किसको जीत दिलानी है। कांग्रेस भी कड़ी कोशिश करते हुए इस बार काशी में नजर आई, उस पर भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चक्रव्यूह के 7वें द्वार को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा में शामिल हुए रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी और अब उनके बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। मयंक आजमगढ़ में सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने मंच पर मयंक का जोरदार स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी और इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में अखिलेश की सेंधमारी सामने आई है, क्योंकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आजमगढ़ में मंच पर खुद अखिलेश यादव उनके बेटे का स्वागत करते हुए नजर आए हैं और सपा में शामिल हुए रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, बीजेपी की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, और लगातार मुलाकातों के जब दौर चल रहे थे उस दौरान भी तस्वीरें सामने आई थी, के न्यूज ने आपको दिखाया था, और ये कयास भी लगाए जा रहे थे। जब अपर्णा यादव एक और भारतीय जनता पार्टी आती है, उसके बाद से सोशल भी इन कयासों से, इन अटकलों से भरा पड़ा हुआ था, जहां पर यह बात लगातार कही जा रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि टिकट जब बंटवारा हो रहा था उस दौरान कई तरह की बातें कही गई थी। रीता बहुगुणा जोशी लगातार अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, हालांकि जब टिकट नहीं मिला उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और यहीं पर रहूंगी, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, यानी गिले शिकवे मिटाए गए थे। लेकिन अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा प्रमुख से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद में अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी सेंधमारी हम कह सकते हैं, बीजेपी के गढ़ में अखिलेश यादव को करने में कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। खुद अखिलेश यादव ने मंच पर उनका स्वागत आजमगढ़ में किया। सपा प्रमुख से मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे थे तब यहां पर कई तस्वीरें सामने आई थी और लगातार अटकलों का जो बाजार था वो बेहद गर्म नजर आ रहा था, और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है
कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अखिलेश यादव ने खुद मयंक को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है और मंच पर मयंक का स्वागत भी किया है। चुनावी सभा के दौरान अखिलेश यादव ने खुद इस बात की घोषणा की, जहां पर साफ तौर पर कहा कि अब मयंक जोशी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में मोहम्मद सफी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सफी, आखिरकार इन अटकलों पर विराम लग गया है और अब यह साफ हो गया है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो सफी हमारे साथ में फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रही। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। लगातार कई अटकलें लगाई जा रही थी पहले भी कि रीता बहुगुणा जोशी भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश ने बड़ी सेंधमानी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और खुद आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच से उनका जोरदार स्वागत किया और खुद उन्होंने मयंक जोशी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर मयंक का स्वागत किया है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी सेंधमारी से हम कहेंगे अखिलेश यादव की भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, क्योंकि जिस तरह से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि अब तक उनके नाम की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उनके बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यह बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम के न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर मयंक जोशी का जोरदार स्वागत करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। जनसभा के बीच में ही उन्होंने मयंक जोशी का जोरदार स्वागत किया है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी मुश्किलें भी बढ़ा सकती, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी भी समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, क्योंकि टिकट वो लगातार मांग रही थी अपने बेटे के लिए। हालांकि टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी की बातें सामने आई थी, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई समस्या नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं और हम काम करते रहेंगे। इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सफी, आखिरकार इन अटकलों पर विराम लग गया है और मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सफी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सफी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 सफी, आखिरकार जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी जा सकती है, उनके नाम की कोई खबर नहीं, लेकिन उनके बेटे मयंक पार्टी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 23 फरवरी से पहले 22 जनवरी की रात में अखिलेश यादव से मयंक जोशी मुलाकात करते हैं, तो तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी में इनका आना पूरी तरीके से तय माना जा रहा था। लेकिन आजमगढ़ जिले में गोपालपुर में आज समाजवादी पार्टी की जो जनसभा थी, उसमें पूरे जनसभा के सामने सांसद रीता बहुगुणा जोशी के जो पुत्र मयंक जोशी हैं, वो आज सपा में शामिल हुए हैं।
अखिलेश यादव की तो उन्होंने मयंक जोशी और फतेह बहादुर सिंह की तारीफ दी है। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाई जा रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तो वो आज कहीं ना कहीं इसकी घोषणा सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन सफी सबसे बड़ी बात यह कि अब जब चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर है, ऐसे में इस तरह से जाना, क्योंकि टिकट की बात लगातार मयंक जोशी के लिए रीता बहुगुणा जोशी करती हुई नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया, समाजवादी पार्टी में भी इस वक्त पर ज्वाइन करना, इसके क्या कुछ मतलब है, वो समझाइए। बिल्कुल, देखिए 22 फरवरी की बात करें तो रात में ही मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके ये साबित कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन अब जहां 7वें चरण का चुनाव होने वाला है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी खत्म होने वाली है। और अब कहीं ना कहीं राजनीतिक से जरूर आगे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर टिकट की बात करें तो टिकट तो नहीं मिल पाया है, चुनाव नहीं लड़ पाए मयंक जोशी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा स्तर, एक बड़ी जगह जरूर उनकी समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है। इसीलिए आज जनसभा में उनका सामने आना और समाजवादी पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं जरूर दिखाता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मोहम्मद सफी कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। वो खुद बीजेपी की सांसद हैं और अब बेटा जब समाजवादी पार्टी में, तो नहीं लगता कि जो समर्थक हैं वो थोड़ा सा क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे खुद को? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, तो साफ पहले भी कह चुकी थी कि आगे अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, इसकी घोषणा पहले भी कर चुकी थी। फिलहाल अभी उन्होंने लिखित में नहीं दिया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन एक बार बात करने को ये बोल चुकी थी कि अब आगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर मेरे बेटे को टिकट दिया जाता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे। तो ये पहले भी कह चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में वो शामिल है, और अगर बात करें मयंक की तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ये पहले ही वो कह चुके हैं इस बात को कि हम अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब कहीं ना कहीं वो जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी मयंक जोशी के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो अब वो समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो अटकलें थी वो साफ हो चुकी है, मयंक जोशी समाजवादी पार्टी के दामन थाम चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन सफी क्योंकि अब जब चुनाव खत्म होने को है, टिकट समाजवादी पार्टी की ओर से भी नहीं दिया, अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या लगता है अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती तो क्या कोई किस तरह की जिम्मेदारी मयंक जोशी को दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से आधिकारिक घोषणा की गई है, जनसभा में, भरी जनसभा में मयंक जोशी अखिलेश यादव का दामन थामते हैं और पूरी घोषणा की जाती है, तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक बड़ा रुतबा, एक बड़ा ओहदा जरूर मयंक जोशी के लिए दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या नुकसान भी इससे भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में बड़ी सिंधवारी, इसको हम कह सकते हैं, रीता बहुगुणा जोशी के साथ में एक बड़ा जनादेश जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, तो एक बड़ा नाम है, एक बड़ी नेता, एक वरिष्ठ नेता मानी जाती है। वो चाहे कांग्रेस में रही हो तो वो वरिष्ठ नेता मानी जाती थी, और बीजेपी में आई तो वो भी वो वरिष्ठ मानी गई है। और अगर बात करें अब जिस तरीके से जोशी का जाना, तो कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी को जी बिल्कुल बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ में मंच पर ही जनसभा के दौरान खुद अखिलेश यादव ने मयंक जोशी का जोरदार स्वागत किया है, खुद पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के गढ़ में बड़ी सिंधवारी करने में भी अखिलेश यादव को कामयाबी मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 7 मार्च पिक्चर साफ,
योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा सोनभद्र लेकर चलते हैं और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। 5 दिन बचे हैं, आज 5 तारीख है, 10 तारीख को चुनाव की गिनती होने वाली है, लेकिन चुनाव की गिनती तो 10 तारीख को होगी, पर उत्तर प्रदेश की 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, इस बात का निर्णय हो चुका है। जो अब ये 7वां चरण चल रहा है, ये तो खाली और मजबूती देने के लिए चल रहा है। एक तरफा जिस तरीके से 10 फरवरी से चला था हाथी, जिस दिन पहला मत पड़ा था, पहला वोट पड़ना हुआ था, उसके बाद से जो उसने अपनी हाथी ने अपनी चाल तेज की है, पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा करके, और 7वें में जब आपके पास आ रहा है तो इतनी मजबूती से आ रहा है कि अब वो जा करके 10 तारीख को लखनऊ में ही रुकने का काम करेगा, जब वो बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना लेगा। आपको ये आपकी विधानसभा, इस विधानसभा का नंबर क्या है? विधानसभा जिला सोनभद्र और दुधई की विधानसभा, लेकिन नंबर इसका है 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं कितनी हैं? 403। विधानसभा में आज जो आप लोग जिस तरह से एकत्रित हुए और जिस तरह से आप लोगों में जोश है और जिस तरह से हमको स्वयं मालूम है कि सोनभद्र और यहाँ के चाहे दुधई हो, चाहे ओबरा हो, चाहे अन्य स्थान हो, वो बहन मायावती जी की निगाह में किस तरह से सबसे ऊपर के नंबर में पहले भी रहे हैं और अभी भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो ये 403 वाली विधानसभा अब नंबर 1 की विधानसभा हो जाएगी, जब आप लोगों का वोट एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। ये आखिरी विधानसभा नहीं कहलाएगी, गिनती के बाद ये पहली विधानसभा कहलाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों से दुधई से और यहीं से जीतने का काम अब की बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का, लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपके बीच में है, उनका होगा। आपके बीच में आपने देखा एक तो बहन मायावती जी, उन्होंने चारों तरफ विकास का काम किया, कोई क्षेत्र में नहीं छोड़ा। उन्होंने आपका क्षेत्र खास तौर से देखा था, कैसे उन्होंने यहां पर जो नक्सलवाद, ये वाद, वो वाद, तरह तरह की बातें कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में तो कोई जा नहीं सकता, शाम को निकल नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। उन्होंने सारी चीजों को समाप्त करते हुए जो लोग इस तरह के थे उनको उनकी सही जगह पहुंचवाते हुए और इस क्षेत्र को उन्होंने रोशनी देने का काम किया, रोशन करने का काम किया, लोगों को अपना उनका अधिकार देने का काम किया। जंगलों में जो लोग रहते थे उनको अपनी जमीन का अधिकार बहन मायावती जी ने उसी प्रकार से दिया, जैसे भूमिहीनों को पूरे उत्तर प्रदेश में 3-3 बीघे का 3-3 एकड़ के पट्टे काट करके, और जो जिनके पास घर नहीं थे, जो झोपड़ी में रहते थे, उनको झोपड़ी से निकाल करके बहन मायावती जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2-2 कमरे के पक्के मकान दिए थे और वो भी मुफ्त देने का काम किया था। इस तरह का काम बहन मायावती जी ने किया। और अब की बार आपके क्षेत्र में जो भी समस्या, जो भी चीजें बच गई हैं, वो निश्चित रूप से अब की बार उसकी जिम्मेदारी मैं आश्वस्त करता हूं कि उसकी जिम्मेदारी आपके माध्यम, आप तो लेंगे ही, लेकिन मैं भी लेने का काम करूंगा और आपकी बातों को बहन मायावती जी तक पहुंचाने के साथ साथ में यहाँ आपकी जितनी भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दूर कराने में मैं भी आपका पूरा कंधे से कंधा मिला करके योगदान देने का काम करूंगा। इस बात के तो आप सुन रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा को कई बड़ी बातें कहते हुए। इस दौरान वो अपनी सभा में नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं
उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कीव के नजदीकी गांव पर रूसी हवाई हमला, एक बच्चे समेत 6 की मौत। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को रूस से दोबारा छीन लिया है। रूस ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। इसके तहत कहा गया है कि जब तक यहां फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक रूस की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। रूसी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि रूस भारतीय छात्रों और अन्य विदेशी नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए तैयार है। युद्ध के 10वें दिन भी रूस आक्रामक नजर आ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक कर आइदर बटालियन पोस्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेन की एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि रूस ने एक सप्ताह के भीतर यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। हर दिन 24 अलग अलग मिसाइलें भी लॉन्च कर रहा है। यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा धौलपुर जिले के जिरौली का रहने वाला छात्र हर्ष चौधरी शुक्रवार को धौलपुर अपने घर पहुंचा। भारतीय बच्चे बाहर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उनको उनके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए अब तक हम सरकार की ओर से, भाइयों बहनों, अब तक हम सरकार की ओर से 15,000 रुपए का एक पैकेज 2017 से प्रारंभ किए हैं। अब मैंने तय किया है सब सरकार बनेगी तो इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके बेटी को 25,000 रुपया देंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे, फ्री में स्कूटी। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, बेटी की शादी के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2017 में मैंने प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए देते हैं। अब अगले 5 साल के अंदर 51,000 की राशि को बढ़ा करके
1 लाख करेंगे, 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया होगा, ट्यूबवेल के बिल को हमने भी आधा किया है और अगले 5 साल के अंदर इस ट्यूबवेल के बिल को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया और अगले तय किया अभी हम 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, उनका तो नारा ही है कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। उसके अलावा वे किसी का विकास ही नहीं चाहते। और भाइयों बहनों, हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री, सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन पेंशन मिलती थी उस समय रोक दिया था, हम पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं चक्रव्यूह के 7वें द्वार की। जी हां, क्योंकि अब चुनाव भी अपने 7वें द्वार पर आ खड़ा हुआ है और ये द्वार भी बेहद खास है क्योंकि दिग्गज इस चक्रव्यूह के 7वें द्वार को भेजना थोड़ा सा कठिन उनको महसूस हो रहा है। इसी के चलते अब सभी ने ईश्वर के आशीर्वाद की कामना के लिए काशी का रुख कर लिया है। आज वहीं से हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा लगातार बनी हुई है, उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर काशी में जो जमावड़ा लगा हुआ है, जो डेरा लगा हुआ है, वो क्यों लगा हुआ है। सोनाली, अगर बात करें काशी की, तो काशी को हम राजनीति अब मानने लगे क्योंकि जिस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, हमने देखा इस बार राहुल और प्रियंका भी पहुंच गए हैं बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या लगता है, मिलेगा जनता का आशीर्वाद? जी, आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका जी की बात की जाए तो वो 3 दिन से बनारस ही अपना गढ़ बना के बैठी हुई हैं और यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क भी कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी कर रही हैं और उन लोगों से, जनता से मिल रही हैं और वोटरों से अपील कर रही हैं कि उनके समर्थक लें।
और आज भी उन्होंने एक लंका कैंट क्षेत्र के पूर्व सांसद यहाँ के राजेश मिश्रा है, उनके लिए भी यहाँ से उन्होंने रोड शो शुरू किया था लंका से, वो गदोलिया चौराहे तक वहां पे उन्होंने रोड शो किया और लोगों से जनसंपर्क भी किया। राहुल गांधी जी भी कल आए थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ जाके दर्शन पूजन भी किया और यहाँ से पिंडरा जाके जनसभा भी संबोधित किया। बिल्कुल, यानी कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है इस 7वें द्वार को पार करने की, क्योंकि 7वां द्वार भी बेहद अहम है। अगर सभी के सभी इस तरह से सारी सीटों पर जब तक समीकरण दुरुस्त नहीं होंगे तब तक कुछ भी काम किसी पार्टी का बनने वाला नहीं है। लेकिन सोनाली, अगर बात करें काशी की, तो काशी को लेकर बयान दिया था अखिलेश यादव ने, जहां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने अंतिम दौर में काशी पहुंच जाता है। लेकिन अगर उस वक्त में कई मायने इस बयान के निकाले गए, उनको घेरने की कोशिश भी हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन अब अगर हम कह लें, जब अंतिम दौर चुनाव का आया तो खुद अखिलेश यादव ने भी डेरा काशी में ही डाला है। क्या लगता है, सब समझ चुके हैं कि काशी से ही बेड़ा पार होना, इसी के चलते बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी लगने लगा सबको? जी जी, ये कह सकते हैं, क्योंकि काशी की बात की जाए तो यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री खुद हैं और उन्होंने काशी के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे रिंग रोड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बहुत ऐसे तमाम योजनाएं हैं और बहुत सारी सौगातें दी है। तो इसी तरह बाकी पार्टी या राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सभी दिग्गज नेता वो किसी भी पार्टी को यहाँ पे ही डेरा डाले हुए हैं। अखिलेश यादव खुद ही वो 2 दिन से यहाँ पे, उनके समर्थक में ममता बनर्जी को खुद यहाँ पे आना पड़ा और विरोध भी सहना पड़ा। बिल्कुल, यानी समीकरणों को साधने की कोशिश जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी करती हुई जोर शोर के साथ में नजर आ रही है, क्योंकि चक्रव्यूह के 7वें द्वार को भेजना थोड़ा सा कठिन सबको लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चक्रव्यूह के 7वें द्वार को पार करने के लिए किस तरह की कोशिश दिग्गजों की ओर से हो रही है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करें। सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई, उनके पास चलते हैं। सोनाली, अगर हम देखें आज के संबोधन को प्रधानमंत्री के, तो आज के संबोधन के दौरान भी वो भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहीं से शुरुआत हुई थी, जीत का डंका जो बजा था वो यहीं से बजा था, और आज जब आखिरी चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया तो वो भी काशी के एक जगह से ही थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी काशी की जनता को मोह लेते हैं, क्या इस बार भी वो उसमें कामयाब होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि जनता की इस बार मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा कितना काम करेगा? जी, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का बनारस आना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ की जनता, काशी की जनता बहुत उनसे प्यार करती है और लोगों को सहयोग भी करती है। साथ ही साथ बात की जाए तो कल की रोड शो की बात की जाए तो प्रधानमंत्री किस तरह से वो जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क किए और उनसे बातचीत की है। काशी की जनता उनसे बहुत खुश है और जिस तरह वो रास्ते में भी जाते हैं और उनसे अभिवादन करते हुए जाते हैं, वो उससे काशी की जनता बहुत खुश रहती है। बिल्कुल, यानी काशी की जनता का अपार प्रेम हम सब ने देखा है। लेकिन सोनाली, अगर बनारस की सीटों की बात करें तो जिस तरह का बहुमत जो है, जो जनादेश का साथ जो मिला था पहले के चुनाव में, क्या इस बार भी वो मिलेगा? क्योंकि कुछ ऐसी सीटों पर समीकरण समाजवादी पार्टी हो, एक सीट की अगर हम बात करें जहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, वो सीट पर थोड़ी सी समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी एक सीट पर अपनी जीत के दावे ठोकती हुई कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे 17 के चुनाव में जिस तरह के आंकड़े जो आए थे, आंकड़े उन्हीं को दोहराने की। तो ऐसे में किस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं?
जी, आपको बता दें कि 2017 में जिस तरह से 8वीं विधानसभा भाजपा की तरफ गई थी, इस बार बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा में मतलब 5 सीटें जो है वो सपा की ओर जा रही है और 3 सीटें हैं जो भाजपा को मिलने वाली हैं। तो इस बार बहुत कड़ी टक्कर है सपा और भाजपा में। बिल्कुल, यानी टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और चक्रव्यूह के 7वें द्वार में अब हम देखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो इस द्वार को तोड़ने में कामयाब होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चक्रव्यूह के 7वें द्वार को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सोनाली हमारे साथ में वाराणसी से बनी हुई है। सोनाली, अभी आपने कहा कि इस बार कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कड़ी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सबने लगभग काशी का दौरा किया और काशी को साधने की कोशिश हुई है। और चुनाव से ठीक पहले ही काशी कॉरिडोर का जिस तरह से दिव्य सुंदरीकरण किया गया है, जो नवीनीकरण किया गया है, ये काशी की जनता के मन में कितना घर कर पाएगा, ये कितना असर डालेगा इस चुनाव पर? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन भी बहुत ज्यादा ही प्रभाव डालने वाला है ये चुनाव को, क्योंकि प्रधानमंत्री जब काशी आते हैं तो वो यह सोच के आते हैं कि वो अपना ही घर समझ कर आते हैं, क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी है। काशी की जनता का कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपने जैसा ही लगता है और कि कोई सांसद उनके बीच आ रहा है और वो उसी तरह से उनका स्वागत भी करते हैं। और रही बात बाकी मंत्रियों की, तो वो बाकी मंत्रियों की भी आते हैं और उनका भी स्वागत होता है। बिल्कुल, लेकिन सोनाली, बुनकरों को लेकर भी आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। क्या जो छोटे छोटे इस तरह के समूह हैं, अगर हम बात कर लें काशी की, बनारस में भी, बनारस की हर गली में एक राजनीतिक विश्लेषक निकलता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बनारस के लोग राजनीति को बहुत बेहतर से समझते हैं। तो क्या जो है वो समझ पा रहे हैं इस बार? बिल्कुल क्लियर जनता नजर आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे रिपोर्ट जब बनारस से सामने आती है तो लोग मोदी योगी का ही नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आप जब 7 को वोटिंग है, उससे पहले किस तरह का नजारा है? आपको बता दें कि हम क्षेत्रीय जगह भी गए थे जहां बुनकर भी काम करते हैं। उनसे पूछा गया, इस बार के जो बुनकर है वो बहुत नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए कोई योजनाएं नहीं आई है, हमारे पे काम नहीं हुआ है, इस वजह से वो सरकार बदलना चाहती है और सरकार बदल कर देखना चाहती है इस बार। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की लगातार बात की थी और इसके तहत बुनकरों के लिए भी कई बड़े काम किए गए थे। क्या वो धरातल तक नहीं पहुंचे? क्या बुनकर इसी के चलते नाराज नजर आए हैं आपको? जी, ये कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे बुनकरों का कहना है कि हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ है और हम इस बार सरकार बदलेंगे और हमें कोई लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सोनाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने की कोशिश लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सीधा आपको हम आजमगढ़ के सागरी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। और बड़ी संख्या में हमारे सभी और चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सभी अनेक बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहने, नौजवान साथी और पत्रकार लोग, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान हमें बाहर दिखाई दे रहा है।
7वें चरण का चुनाव है। इससे पहले के जितने चरणों में चुनाव हुए हैं, उन चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। आपको तो ये जानकारी हो गई होगी कि अभी तक जितने चरणों में चुनाव हुए हैं, उन सभी चरणों में गठबंधन को जनता ने समर्थन दे करके उनको ऐतिहासिक बहुमत दिलाने का काम किया है। मैं आज सुबह सबसे पहले आपकी अकरौलिया विधानसभा और फूलपुर पवई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आपसे वोट मांगने आया। आज मैं सगड़ी में आपसे, और मुझे पता है कि इस बार आजमगढ़ सरकार बनाने के लिए 10 में से 10 सीटें निकालने जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।